तो हम लोग पिछले टर्म में हम लोग स्टार्ट किए थे कोलिजन, और उसमें हमने आपको थोड़ा सा डेफिनेशन कोलिजन का बताया भी था। और ये आपको मैंने बताया था कि यदि एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी द्वारा यदि इफेक्ट हो रहा है तो इसी प्रोसेस को कोलिजन कहते हैं। जैसे कोलिजन का मतलब रियल इम्पैक्ट होना ही जरूरी नहीं है, रियल इम्पैक्ट को भी कोलिजन कहते हैं, लेकिन हर रियल इम्पैक्ट ही कोलिजन है ऐसा नहीं है। रियल इम्पैक्ट भी कोलिजन है, लेकिन हर समय रियल इम्पैक्ट को ही कोलिजन कहेंगे ऐसा नहीं है। तो केवल सीधी सी बात जान लीजिए कि यदि एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी द्वारा यदि इफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, चाहे डायरेक्ट इम्पैक्ट से या बिना इम्पैक्ट के, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेनन को, इस घटना को कोलिजन कहते हैं। जैसे दो चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, सेम दोनों पॉजिटिव हैं, तो थोड़ी दूर पर आकर के रिपेल कर जाएंगे, तो दोनों का मोशन इफेक्ट हुआ, तो वो भी किस में आता है? कोलिजन में ही आता है। ठीक, या दो बॉल आ रहे हैं, रियली लड़ गए और लड़ करके उनका डायरेक्शन बदल गया, ये भी कोलिजन में आता है। तो रियल इम्पैक्ट हो या रियल इम्पैक्ट ना हो, दोनों कंडीशन में कोलिजन कह सकते हो, बस एक बॉडी का मोशन दूसरे से इफेक्ट होना चाहिए। कोलिजन दो तरह का होता है, एक इलास्टिक कोलिजन और दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन। तो दो तरह का कोलिजन बेसिकली होता है, एक इलास्टिक और एक इनइलास्टिक। वह कोलिजन जिसमें सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहती है, सिस्टम की एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। जैसे मान लीजिए दो बॉल एक दूसरे की एक तरफ आ रहे हैं, इस बॉल की एनर्जी है 10 जूल और इसकी एनर्जी 5 जूल, तो पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी हुई? 15 जूल। अब ये दोनों आए और लड़े और लड़ कर के दूसरे डायरेक्शन में हो गए। अब एक की एनर्जी 9 जूल हो गई और एक की 6 जूल हो गई, तो फिर टोटल सिस्टम की एनर्जी कितनी रही? 15। मतलब कि कोलिजन के पहले पूरे सिस्टम में जितनी एनर्जी थी, कोलिजन के बाद भी पूरे सिस्टम में उतनी ही एनर्जी यदि है, तो ऐसे कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इलास्टिक कोलिजन में मान लीजिए दो बॉडी कोलाइड कर रही है, तो दोनों की एनर्जी चेंज हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी इधर से आ रही है और एक बॉडी इधर से आ रही है, इसकी एनर्जी है 10 जूल और इसकी 5 जूल। दोनों आपस में कोलाइड की और कोलाइड करके फिर दोनों दो तरफ चले गए, तो ये हो सकता है इसकी एनर्जी कोलिजन के पहले 10 जूल थी, अब हो सकता है इसकी एनर्जी 8 जूल हो गई। ये हो सकता है कि कोलिजन के बाद अकेले किसी की देखोगे तो उसकी एनर्जी तो चेंज आएगा। इसकी 8 जूल है और इसकी मान लीजिए 7 जूल है, तो आप देख रहे हो इसकी एनर्जी घटी है और इसकी एनर्जी बढ़ी है। तो ये संभव है कि जब बॉडी कोलाइड करती है या कोलिजन होता है, तो जब एक अकेले बॉडी को देखोगे तो उनकी एनर्जी घट बढ़ सकती है, लेकिन पूरे सिस्टम की देखोगे तो जितना कोलिजन के पहले थी उतनी ही कोलिजन के बाद भी रहेगी। जैसे पूरे सिस्टम की एनर्जी टोटल कितनी थी? 15 जूल कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद भी 15 जूल। तो पूरे सिस्टम की एनर्जी में ना तो लॉस हुआ है ना गेन हुआ है। तो ऐसा कोलिजन जिसमें सिस्टम की एनर्जी ना तो लॉस हो ना गेन हो, ऐसे कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि कोलिजन में पूरे सिस्टम की चीज़ का कैलकुलेशन किया जाता है, किसी एक आइसोलेट बॉडी का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। जैसे ये हम नहीं कह सकते कि कोलिजन में इस बॉडी की एनर्जी लॉस नहीं हुई, बिल्कुल हुई। 10 जूल से 8 जूल हो गई, तो 2 जूल तो इसकी लॉस हुई है, इसमें गेन हुई है। लेकिन ओवरऑल जब पूरे सिस्टम का देखोगे तो टोटल एनर्जी में ना लॉस हुआ है ना गेन हुआ है। तो ये बात एक दिमाग में रखना कि इलास्टिक कोलिजन वह कोलिजन है जिसमें सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी का ना लॉस होता है ना एनर्जी गेन होती है। लेकिन पूरे सिस्टम की आइसोलेट बॉडी का मत पूछ देना। मान लीजिए मैंने बताया कि इलास्टिक कोलिजन वह कोलिजन है जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है ना गेन होता है,
तो आप फिर आइए सर इसकी तो 10 जूल थी अब 8 जूल क्यों हो गई, आप बताए थे लॉस नहीं होगी। तो एक एक बॉडी का देखोगे तब तो एनर्जी चेंज होगी, लेकिन पूरे सिस्टम का देखोगे तो कांस्टेंट रहेगी। और यदि पूरे सिस्टम का कांस्टेंट है तो ऐसे कोलिजन को हम इलास्टिक कहेंगे। उसी का रिवर्स वह कोलिजन जिसमें सिस्टम की एनर्जी लॉस होती है उस कोलिजन को इनएलास्टिक कोलिजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो बॉडी आ रही हैं, दोनों कोलाइड की, तो कोलिजन के पहले यदि पूरे सिस्टम की एनर्जी 20 जूल है तो कोलिजन के बाद मान लीजिए 17 जूल रह गई, तो टोटल सिस्टम की एनर्जी लॉस होती है। तो वह कोलिजन जिसमें सिस्टम की एनर्जी लॉस हो उसे इनएलास्टिक कोलिजन कहते हैं, और वह कोलिजन जिसमें सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहती है उसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इलास्टिक कोलिजन के विषय में आपको दो बात जाननी चाहिए। पहला, इन इलास्टिक कोलिजन द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन में पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहती है, और इलास्टिक कोलिजन में पूरे सिस्टम का मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। यानी इन इलास्टिक कोलिजन द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ सिस्टम आर कंजर्व्ड। यानी इलास्टिक कोलिजन में न तो सिस्टम की एनर्जी में कोई लॉस या गेन होता है, न सिस्टम के मोमेंटम में कोई लॉस या गेन होता है। यानी इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के पहले सिस्टम की टोटल एनर्जी और मोमेंटम जितना रहता है, कोलिजन के बाद भी पूरे सिस्टम की एनर्जी और मोमेंटम उतना ही रहता है। ये याद रखिएगा, इसी पर इसके सारे न्यूमेरिकल डेरिवेशन होते हैं। तो जब भी कोई इलास्टिक कोलिजन का आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इलास्टिक कोलिजन में पूरे सिस्टम की एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। यानी न तो एनर्जी का लॉस या गेन होता है, ना मोमेंटम का लॉस या गेन होता है। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी नहीं, एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो ये मेजर डिफरेंस है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम की एनर्जी भी कंजर्व रहती है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, और इनइलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व नहीं होती क्योंकि एनर्जी का लॉस होता है। ठीक, इसलिए एक बात यहाँ पर बैठा लेना कि यदि कोई न्यूमेरिकल इलास्टिक कोलिजन का आता है तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे आसान रास्ता है कि चूंकि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, इसलिए जब भी इलास्टिक कोलिजन का कोई क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला लगाकर एक इक्वेशन बना लो, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन लगाकर, एनर्जी का लॉ लगा करके एक इक्वेशन बना लीजिए। तो दो इक्वेशन बन जाते हैं, और जो भी वैल्यूज दी हुई है उन दोनों इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो वैल्यू पूछी जाएगी निकल जाएगा। इसलिए जितने भी क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल बुक में हैं, तो इलास्टिक कोलिजन के न्यूमेरिकल लगाने का यही तरीका है कि कोई भी सवाल आता है तो एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लीजिए और एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, और दो इक्वेशन बन जाएगा, और जो जो वैल्यू दी है वो दोनों पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। लेकिन यदि इनइलास्टिक कोलिजन का कोई क्वेश्चन आता है तो इनइलास्टिक कोलिजन में सिर्फ केवल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, एनर्जी रहती नहीं है। इसलिए इनइलास्टिक कोलिजन के न्यूमेरिकल में सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाया जा सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अगली है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन भी पढ़ना है, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन भी पढ़ना है।
ठीक है, ध्यान से इसको सोचिए। जैसे मान लीजिए दो बॉल है, एक बॉल ए और एक बॉल बी। बॉल ए का मास m1 है, बॉल बी का मास m2 है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ एक u1 स्पीड वेलोसिटी से और एक u2 वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, उनको फोर्स लगा के ढकेला नहीं जा रहा है, बिना एक्सटर्नल फोर्स एक दूसरे की तरफ आ रहा है। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो आप जानते हो कि ये आपस में कोलाइड करेंगे। मान लीजिए दोनों आपस में कोलाइड किए। कोलिजन के बाद पार्टिकल ए इस डायरेक्शन में जाने लगी v1 वेलोसिटी से और पार्टिकल बी इस डायरेक्शन में जाने लगी v2 वेलोसिटी से, और ये कोलिजन पूरी इलास्टिक है। ये आपसे कहा जा रहा है कि ये कोलिजन इलास्टिक है। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को समझने के लिए हमने दो बॉल लिए ए और बी। द मास ऑफ बॉल ए इज m1 एंड मास ऑफ बॉल बी इज m2। बॉल ए एंड बी बोथ आर अप्रोचिंग टू ईच अदर with velocity u1 and u2 respectively, and after collision they regain its original path या they come back in original path with velocity v1 and v2। अब चूंकि हमने बताया यहाँ कोलिजन हुआ और हमने बताया कि ये कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। तो जब ये कोलिजन इलास्टिक है तो मैंने अभी बताया है आपको कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और एनर्जी भी कंजर्व रहती है। इसलिए इलास्टिक कोलिजन का कोई क्वेश्चन लगाना हो, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों लगाएंगे, क्योंकि दोनों कंजर्व रहता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करें। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है, ध्यान दीजिए, कोलिजन ऑफ सिस्टम, अरे मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। आप लोग TMS-BC या TMS-AC एग्जाम में नहीं लिखेंगे, इसको पूरा लिखना है। हम शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अब जरा बताइए यहाँ पर टोटल मोमेंटम किसका लेना है, सिस्टम। तो सिस्टम में यहाँ क्या पार्टिकल है, दो। तो दोनों का मोमेंटम निकाल के ऐड कर दीजिए तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मोमेंटम बताइए, मास इनटू वेलोसिटी m1 u1 प्लस इसका मोमेंटम। और हमने आपको बताया है कि चाहे एनर्जी हो या मोमेंटम हो, सिस्टम का ही कंजर्व रहता है, अकेले पार्टिकल का नहीं। इसलिए टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, यानी कोलिजन के पहले सिस्टम का मोमेंटम लेना है। तो सिस्टम में दो पार्टिकल है तो दोनों का मोमेंटम लेना है, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम ऐड कीजिए, m1 v1 प्लस m2 v2। ये एक इक्वेशन बन गया। हमने बताया था कि इलास्टिक कोलिजन का न्यूमेरिकल लगाना हो तो एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लगा के एक इक्वेशन बना लो और एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला लगाकर एक इक्वेशन बना लीजिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन लगा के एक इक्वेशन, ये फार्मूला लगा के एक इक्वेशन बना लिया। अब लिखेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए तो क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अब सिस्टम में कौन सी एनर्जी है, मोशन हो रही है, सिर्फ काइनेटिक ही होगी, रेफरेंस प्लेन से हाइट तो है नहीं, पोटेंशियल होगी। इसलिए टोटल एनर्जी का मतलब यहाँ पर काइनेटिक ही है।
तो चलिए पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बताइए कोलिजन के पहले इसकी बताइए। हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू कोलिजन के बाद हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो हाफ हाफ तो कॉमन होकर कट जाएगा, तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन है। तो इस तरह जैसा हमने बताया था कि इलास्टिक कोलिजन का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कीजिए तो एक इक्वेशन बन जाएगा, और एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कीजिए तो एक इक्वेशन बन जाएगा। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गए। अब जो भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होंगी वो इन दोनों क्वेश्चन में पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल में m1 दिया है, m2 दिया है, u1 दिया है, v2 दिया है, तो m1 m2 u1 और v2 इन दोनों की वैल्यू इन दोनों में रख देंगे। केवल क्या नहीं दिया है u2 और v1, तो इसमें u2 और v1 रह जाएगा, इसमें भी u2 और v1 रह जाएगा। फिर इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए तो u2 और v1 निकल जाएगा। यानी ऐसे जब भी न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको सारी चीज दी रहेगी, केवल दो क्वांटिटी नहीं देगा। तो जो जो दिया है इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दीजिए, और जो क्वांटिटी नहीं दिया है इन्हीं इक्वेशन से सॉल्व होकर निकल जाएगा। एक बात यहाँ विशेष तौर पर ध्यान देना, खासकर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते समय जब भी आपको इलास्टिक कोलिजन का कोई न्यूमेरिकल आए और यदि आप न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको u1 u2 v1 v2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी कि नहीं, जब क्वेश्चन में दिया हो तो उसके लिए हम आपको एक साधारण सा तरीका बताते हैं कि जैसे यहाँ पर एक बॉडी इधर चल रही है और एक इधर चल रही है, तो किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव डायरेक्शन मान लीजिए, वो आपकी मर्जी है। मान लीजिए हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया। अब इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव साइन से लिखेंगे, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू नेगेटिव साइन से लिखेंगे। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये है और ये है, तो जब u1 और v2 की वैल्यू इसमें रखेंगे, u1 और v2 की, तो मान लीजिए u1 की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड और v2 की दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू पॉजिटिव साइन से लिखी जाएगी, ठीक। और इनकी दोनों की वैल्यू नेगेटिव, मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 दिया है तो यहाँ -10 लिखा जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यदि 15 दिया है तो -15। यही बच्चे गलती करते हैं, इसमें साइन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि यदि नेगेटिव भी लोगे तो यहाँ वेलोसिटी सारी स्क्वायर है, तो जब वेलोसिटी सारी स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि रूल तो है कि जिधर डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है उधर की वेलोसिटी पॉजिटिव साइन से, उसके अपोजिट की वेलोसिटी को नेगेटिव से, लेकिन इसमें यदि नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सारी वेलोसिटी स्क्वायर में है। इसलिए साइन सिर्फ इक्वेशन 1 में ही साइन रखना। तो हम देखते हैं मोस्टली बच्चे एग्जाम में जब न्यूमेरिकल हम लोग दे भी देते हैं तो मोस्टली बच्चों को देखा गया है कि वो ऐसे ही वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। अब कॉपी चेक करने के बाद जब कॉपी बच्चे देखते हैं तो लेख सर पे पटक, यार मैंने तो देखिए सही सही लगा जैसे आप बताए थे, अब क्या कहा है। तो ये विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक। बिना साइन की वैल्यू नहीं रखनी। तो इलास्टिक कोलिजन के जितने भी न्यूमेरिकल आए कहानी खत्म, इतने हैं। बस आप फिगर बना लीजिए, क्वेश्चन यदि आता है उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के एक इक्वेशन बना लो जो बता दिया कैसे लगेगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के एक इक्वेशन बना लीजिए, और जितनी वैल्यू क्वेश्चन में दी है इन दोनों में पुट कर दीजिए, जो बचता है सॉल्व कर दीजिए आंसर। तो इलास्टिक कोलिजन के न्यूमेरिकल की कहानी बस इतनी सी है। क्लियर, कोई दिक्कत। अब हम आगे भी कुछ सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन उसका न्यूमेरिकल से लेना देना नहीं है, वो हम दूसरी चीज़ बताने जा रहे हैं। लेकिन आपको न्यूमेरिकल जो आता है तो इतने से ही लगेगा। इसके बाद न्यूमेरिकल की कोई कहानी नहीं है, बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के दो इक्वेशन बनाए, बात खत्म, ठीक। अब इसके आगे जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वह दूसरी चीज़ के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं।
समझिए इसको। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में m1 को एक पास कर लो और m2 को एक तरफ कर लीजिए। तो इधर ये m1 यही रह जाएगा, इस m1 वाले को इधर बुला लीजिए और इधर m2 वही रह जाएगा, इस m2 वाले को इधर बुला लीजिए। यानी m1 को एक तरफ कर दिया जाए, m2 को एक तरफ कर दिया जाए। तो बोलिए क्या होगा, m1 इज इक्वल माइनस अब यहाँ से m1 कॉमन हो जाएगा तो u1 माइनस v1 और यहाँ m2 कॉमन हो जाएगा v2 माइनस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यही काम इक्वेशन 2 से कीजिए, सेम एज फ्रॉम इक्वेशन 2 सेम काम करना है। तो इसको कर लिखोगे तो ये m1 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और इधर हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को लिख सकते हो u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 से तो पहले लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, m1 u1 माइनस v1, देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1। अब यही काम राइट साइड में कीजिए। तो इसका राइट साइड पहले ऊपर लिखो m2 v2 माइनस u2 और ये हो जाएगा m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। अब ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बच गया 1 अपान u1 प्लस v1 इज इक्वल टू 1 अपान v2 प्लस u2। अब यहाँ से जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा v2 प्लस इज इक्वल टू u1 प्लस v1। ठीक, अब u1 को u2 की तरफ कर दीजिए, v1 को v2 की तरफ कर दीजिए। हो जाएगा u2 माइनस u1 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। यह भी एक फार्मूला है, ठीक। या इसको लिख सकते हैं u2 माइनस u1 अपान v1 माइनस इज इक्वल टू 1, ठीक। या इसको लिख सकते हो u2 माइनस u1 अपान v1 माइनस इज इक्वल टू ई भी कहते हैं इसको। लेकिन ई की वैल्यू यहाँ कितनी आई है 1 और मैं किस कोलिजन के लिए डेरिवेशन कर रहा हूँ, इलास्टिक कोलिजन। तो इसका मतलब हो गया कि वेयर ई इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 आती है और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 से कम होती है। तो कभी कभी ये प्रूफ करने को दे दिया जाता है कि प्रूफ दैट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन। यानी प्रूफ करना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होती है और ये इलास्टिक कोलिजन। ठीक, यहाँ एक छोटी सी बात और जान लीजिए आप कि ये जो u2 माइनस u1 है इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
और जो v1 माइनस v2 है इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो कई बार आता है निकालने के लिए कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना है तो u2 माइनस u1 और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना है v2 माइनस। हाँ, ये इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों सेम आता है, लेकिन जब इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये दोनों सेम नहीं आता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन इन इलास्टिक कोलिजन के इसी इक्वेशन से लगाए जाते हैं, सेम नहीं आता है। यहाँ पर एक और कभी कभी छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन इन अबाउट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो आगे आप हेडिंग डाल लेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो सीधा सीधा इसका डेफिनेशन लिख देंगे आप। किसके किसके रेशियो को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखें? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यदि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन लिखने को आता है तो आप लिख लीजिए कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय ई और उसके नीचे लिख दिया जाएगा कि फॉर इलास्टिक कोलिजन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू 1 and for inelastic collision the coefficient of restitution is less than 1। ठीक है, तो ये कभी कभी प्रूफ करने को दिया जाता है इसलिए कर दिया, लेकिन जहाँ तक इलास्टिक कोलिजन के न्यूमेरिकल की बात है तो न्यूमेरिकल तो सीधा दो इक्वेशन बनाइए उसी से लग जाता है। ठीक, तो ये रहा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन। अब लिख लीजिए इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। समझिए इसको, और एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो कोई भी आएगा तो लगा दो। जैसे मान लीजिए अब टू डायमेंशन है तो एक्स वाई प्लेन बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है दोनों एक्सिस की। ठीक, एक बॉडी जिसका मास m1 है u1 वेलोसिटी से ओरिजिन की तरफ आ रही है और एक वेलोसिटी, एक बॉडी जिसका मास m2 है ये u2 वेलोसिटी से इस तरफ आ रही है। ये एंगल इसका थीटा है और मान लीजिए ये एंगल इसका फाई है। ठीक, ये दोनों बॉडी किसी न किसी एंगल पा रही है और ये ओरिजिन पर आकर आपस में कोलाइड कर गई। कोलिजन के बाद एक बॉडी सपोज कर लीजिए कि m1 इधर, चाहे दोनों को दूसरे तरफ दो तरफ लीजिए। एक बॉडी जो जिसका मास m1 है वह v1 वेलोसिटी से इधर चली गई, ये एंगल अल्फा मान लेते हैं, और दूसरी वाली बॉडी इधर की ओर चली गई जिसका मास m2 है, ये v2 वेलोसिटी से चली गई और ये एंगल मान लीजिए साई है। तो इस पर तो 20 क्वेश्चन बनते हैं। एक बॉडी इधर से लाइए, एक इधर से ले चले जाइए, एक इधर से लाइए, एक इधर से लाइए, एक इधर से लाइए, एक इधर से लाइए। कोलिजन के बाद दोनों एक साथ इधर निकले, कोलिजन के बाद एक रेस्ट में आ गई, कोलिजन के बाद एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई। किसी भी तरह जितना भी इमेजिन कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। ठीक है ना, तो किसी भी तरह से बॉडी लाइए,
और ओरिजिन पर टकराइए और टकराने के बाद किसी भी तरफ ले जाइए, चाहे किसी को रेस्ट में कर दीजिए, चाहे दोनों को एक साथ ले जाइए किसी तरफ। तो जितने तरह से सोच सकते हो उतने तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह का यदि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन का, तो इसमें क्या करते हैं, चूंकि ये भी तो इलास्टिक ही कोलिजन है, तो इसमें भी एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ कंजर्व तो दोनों है, मोमेंटम भी कंजर्व है और एनर्जी भी कंजर्व है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन का न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम दोनों लगाने की जरूरत नहीं है। केवल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से काम चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगी, लगेगी, लग सकती है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही हमारा काम चल जाएगा, हम काम चला लेंगे। ठीक, हाँ यही है कि एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एक बार कोलिजन वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, एक बार कोलिजन एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, और दोनों बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो ऐसे भी हमको 2 इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आप पहले लिखेंगे टेकिंग कोलिजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक बार लिखेंगे टेकिंग कोलिजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक बार लिखेंगे टेकिंग कोलिजन अलॉन्ग वाई एक्सिस। ध्यान से समझ लीजिए, तो जब भी इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन का कोई क्वेश्चन आए तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाना है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 2 बार लगाना है। एक बार एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोलिजन लीजिए तब लगाइए, और एक बार वाई एक्सिस के लॉन्ग कोलिजन लीजिए तब लगाइए। अब यहाँ क्या करेंगे, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इसमें भी टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जैसे आपकी ये वेलोसिटी u1 है, इधर की तरफ है ना u1, इसको रिजॉल्व कर जाइए तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, वेक्टर में जो रिजॉल्यूशन पड़ेगा। अब चूंकि ये एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाया गया है वर्टिकल से, इसलिए हॉरिजॉन्टल से एंगल लीजिए, थीटा है तो थीटा लीजिए, तो ये कंपोनेंट कितना होगा u1 cos थीटा, और ये उसी तरह इसको भी रिजॉल्व कर लीजिए, तो ये u2 इस तरफ है, इसको रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट इधर एक इधर, इसका भी एंगल हॉरिजॉन्टल से ही लिया गया, हॉरिजॉन्टल से एंगल ले लीजिए फाई, तो ये हो जाएगा u2 cos फाई और ये u2 sin फाई। उसी तरह इस वेलोसिटी को भी रिजॉल्व कर दो v2 को, तो v2 इसी तरफ है ना, अब इसको रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट इधर एक इधर, ठीक। अब ये भी एंगल हॉरिजॉन्टल से है तो हॉरिजॉन्टल से एंगल साई ले लीजिए, तो ये हो जाएगा v2 cos साई, आई हो जाएगा v2 sin साई। फिर इसको भी रिजॉल्व करिए तो v1 इस तरफ है तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा एक इधर होगा, ये भी एंगल हॉरिजॉन्टल से लिया था, हॉरिजॉन्टल से लेंगे, वर्टिकल से दिया होगा तो वर्टिकल से ले लेंगे, तो ये हो जाएगा v1 cos अल्फा और ये हो जाएगा v1 sin। अब आइए, एक बार कोलिजन हमें किस एक्सिस के लॉन्ग लेना है और एक बार, तो पहले हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोलिजन लेते हैं। तो फार्मूला क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अब कोलिजन के पहले लेंगे, तो कोलिजन के पहले एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है, तो इसका मोमेंटम निकालिए, बोलिए मास इनटू, अब चूंकि कोलिजन किस एक्सिस के लॉन्ग लेना है इसलिए वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, तो इसका मास कितना है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी, तो मोमेंटम कितना हो गया m1 u1, तो कोलिजन के पहले इसका मोमेंटम निकल गया। अब कोलिजन के पहले इसका मोमेंटम निकालिए, तो मास m2 और वेलोसिटी u2 cos फाई प्लस m2 u2। अब क्या कर रहा है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद ये है ना,
तो कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम बोलिए, m1 cos अल्फा, वेरी गुड। इसका v2 cos साइन। एक इक्वेशन बन गया। अब इसी तरह से क्या लिखेंगे, तो टेकिंग कोलिजन अलोंग, अब फिर टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, फिर आइए कोलिजन के पहले, तो कोलिजन के पहले यही पिक्चर है ना, तो पहले इसका मोमेंटम बताइए, लेकिन कोलिजन किस एक्सिस से अलग लिया जा रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी वाई एक्सिस से अलग, बोलिए मास। अब देखो जो वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी या इधर होगी वो नेगेटिव ली जाएगी, जो इधर होगी या इधर होगी। अब बोलिए इसका मास माइनस m1 साइन थीटा। अब इसका मोमेंटम बताइए, प्लस m2 u2 साइन फाइव। अब टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, चलिए कोलिजन पहले इसका मोमेंटम बताइए, m1 साइन अल्फा, इसका बताइए माइनस v2 साइन। तो दो इक्वेशन बन गया। अब जितनी भी वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी वो इन दोनों में पुट कर देंगे, और जो भी चीज़ नहीं दिया रहेगा दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, निकल जाएगा। ठीक है। और ये भी बता दूं कि इसको घर जाके कई तरह के प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। आप बुक में भी खोजिए कई न्यूमेरिकल, तो उसे मान लीजिए कोई बॉडी इधर से आई है, कोई इधर से आई है, कहीं से आई है, फिर टकरा कहीं गई है, तो वेरियस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्या ये? बस यही है कि कोलिजन इन 2 डायमेंशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाना है, केवल काम चल जाएगा। लेकिन वो भी 2 बार, एक बार हम कोलिजन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, एक बार कोलिजन, तो जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोलिजन लेंगे तो कैसे लगाते हैं, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोलिजन लेंगे तो कैसे इक्वेशन, कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, आपको बता दिया गया। ठीक है। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चन इस पर बुक में प्रैक्टिस करिएगा, और कोलिजन इन 1 डायमेंशन के तमाम क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, उनको भी लगाने के लिए एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, दोनों लगा करके वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, तो जितने क्वेश्चन हैं लग जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, वर्क पावर एनर्जी।